सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 122। पहला प्रश्न। एक संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें ए. संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। बी. सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी. सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी. सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। इस प्रश्न का उत्तर है बी। संसदीय व्यवस्था में सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात उसे संसद के विश्वास या बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि सरकार का बहुमत खो जाता है तो संसद उसे हटा सकती है। यह प्रणाली ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है, जहां कार्यपालिका, सरकार, विधायिका, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद द्वारा चुने जाते हैं और यदि संसद का विश्वास नहीं मिलता तो वे अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ए. राज्य की नीति के निदेशक तत्व। बी. मूल अधिकार। सी. उद्देशिका। डी. 7वीं अनुसूची। इस प्रश्न का उत्तर है ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा की गई है। ये तत्व सरकार को समाज में समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये संविधान का हिस्सा हैं, जिनका उद्देश्य समाज में समग्र कल्याण को सुनिश्चित करना है, लेकिन ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते। इनका पालन सरकार को नीति निर्धारण में मार्गदर्शन देने के लिए किया जाता है, जिससे एक कल्याणकारी समाज की स्थापना हो सके। अगला प्रश्न। 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक. भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक। बी. केवल 2। सी. 1 और 2 दोनों। डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। मूल ढांचा सिद्धांत भारत के संविधान में कुछ ऐसे तत्वों की पहचान करता है जो बदल नहीं सकते, जैसे संघवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र, लेकिन संविधान में इन तत्वों को मूल ढांचा के रूप में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह विचार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णयों से आया है। भारत का संविधान न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था नहीं करता, बल्कि यह न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या और उसके उल्लंघन पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। न्यायिक पुनर्वलोकन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित की गई है, न कि संविधान द्वारा। अगला प्रश्न। 4. गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? ए. एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। बी. वर्ग संघर्ष। सी. निजी संपत्ति की समाप्ति। डी. आर्थिक नियतिवाद। इस प्रश्न का उत्तर है ए। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों में एक समान सहमति यह है कि उनका अंतिम लक्ष्य राज्यविहीन समाज है। गांधी जी ने रामराज्य की परिकल्पना की थी, जहां राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम हो और समाज स्वायत्त हो। मार्क्सवाद में भी वर्ग संघर्ष के बाद एक ऐसा समाज स्थापित करने का लक्ष्य है जिसमें राज्य की आवश्यकता समाप्त हो और समाज में सामूहिक समानता हो। हालांकि उनके रास्ते और दृष्टिकोण अलग थे, परंतु दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ऐसा समाज था जहां राज्य का अस्तित्व न हो। अगला प्रश्न। 5. भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? ए. संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। बी. संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। सी. राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाला अभिकरण। डी.
लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण? इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत में नौकरशाही का प्रमुख कार्य लोक नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना है। यह प्रशासनिक तंत्र सरकार द्वारा बनाए गए नीतियों और योजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नौकरशाही न केवल नीतियों को कार्यान्वित करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी निर्णय जनता तक पहुंचे और सही तरीके से लागू हों। यह राजनीतिक नेतृत्व के निर्देशों के आधार पर कार्य करती है, जिससे विकास और प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनी रहती है। अगला प्रश्न 6 भारत के संविधान की उद्देशिका। ए, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी, संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। डी, संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के संविधान की उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, लेकिन इसका कोई सीधे सीधे विधिक प्रभाव नहीं होता। उद्देशिका केवल संविधान के उद्देश्यों और दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है, जैसे लोकतंत्र, समानता और न्याय के सिद्धांत। इसे न्यायिक निर्णयों में मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। इसका उद्देश्य संविधान के संकल्प और दिशा को स्पष्ट करना है, न कि उसे लागू करने के लिए विधिक रूप से बाध्य करना। अगला प्रश्न 7 स्वर्ण ट्रांच, रिजर्व ट्रांच निर्दिष्ट करता है। ए, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था। बी, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को। सी, डब्ल्यूटीओ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। डी, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। इस प्रश्न का उत्तर है डी। स्वर्ण ट्रांच, गोल्ड ट्रांच एक विशेष साख प्रणाली को संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों को प्रदान की जाती है। यह साख प्रणाली उन देशों को एक निर्धारित राशि तक आसान तरीके से उधारी लेने का अवसर देती है जो उनके कोटे का हिस्सा होती है। स्वर्ण ट्रांच प्रणाली के तहत सदस्य देश आईएमएफ से बिना किसी कठोर शर्तों के आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद करती है। इसे विश्व बैंक या डब्ल्यूटीओ से संबंधित नहीं माना जाता। अगला प्रश्न 8 भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1, वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, केवल 1 और 3। डी, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं, जो राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ये प्रावधान न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते, क्योंकि ये न्यायिक रूप से लागू नहीं होते। हालांकि ये तत्व राज्य के द्वारा कानून बनाने और नीतियों के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। ये तत्व राज्य को इस दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन इनका पालन न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं होता। अगला प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। 2, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हत हो जाता है, भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए, केवल 1। बी, केवल 2। सी, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। पहला कथन गलत है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राज्य का मंत्री बनने के योग्य है,
उसे उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है या उसे 6 महीने के भीतर सदस्य बनना होता है। दूसरा कथन भी गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत दंडित व्यक्ति को चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से निरर्हत नहीं किया जाता। यदि किसी व्यक्ति को 5 साल से अधिक का कारावास दंडित किया जाता है तो उसे चुनाव लड़ने के लिए निरर्हत कर दिया जाता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। अगला प्रश्न 10 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। 2 भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों का चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। 3 एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलना आवश्यक हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है सी। पहला कथन सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत कर सकता है और वह यह निर्णय खुद ले सकता है कि सत्र कहां और कब आयोजित किया जाए। दूसरा कथन गलत है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्रों का प्रावधान करता है। 3 सत्रों का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है और यह अनिवार्य है कि संसद में कम से कम 2 सत्र होते हैं। तीसरा कथन सही है। संविधान में यह निर्धारित नहीं किया गया है कि एक वर्ष में संसद के कितने दिन चलने चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसद में कम से कम 2 सत्र आयोजित किए जाएं।